गुड मॉर्निंग। डेप्रिसिएशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो मूल्यह्रास लगाने की विधियों के बारे में पहले बात करते हैं हम। वैसे तो आपको पता है मूल्यह्रास लगाने की बहुत सारी विधियां होती है। अकाउंट्स में आप लोगों ने डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास का चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से दो विधियां काम में आती हैं। पहली मूल लागत या वास्तविक लागत विधि, और दूसरी अपलिखित मूल्य विधि, डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं, आपको पता है। तो मूल लागत विधि जो है, जिसमें संपत्ति की मूल लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है, और अपलिखित मूल्य विधि में हर साल मूल्यह्रास घटाने के बाद में जो मूल्य बचता है, जिसको आप रिटर्न डाउन वैल्यू अपलिखित मूल्य कहते हो, उसके ऊपर मूल्यह्रास लगाया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, प्रत्येक बिजनेस को, प्रत्येक संपत्ति के लिए केवल अपलिखित मूल्य विधि ही प्रयोग मिलेगी। केवल और केवल अपलिखित मूल्य विधि ही आप प्रयोग में ले सकते हो। मूल लागत विधि केवल एक तरह के बिजनेस में है। एक तरह का बिजनेस कौन सा है? शक्ति, पावर। शक्ति का उत्पादन करने तथा वितरण करने वाले जो बिजनेस है, उनकी संपत्तियों पर, शक्ति का उत्पादन करने और वितरण करने वाले जो बिजनेस है, उनकी संपत्तियों पर आप मूल लागत विधि लगा सकते हो। बाकी किसी भी बिजनेस में मूल लागत विधि को प्रयोग करने की छूट नहीं दी गई है। केवल और केवल अपलिखित मूल्य विधि ही आप काम में ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं हम। पहला पॉइंट क्या है? संपत्तियों के समूह पर मूल्यह्रास की छूट दी जाती है। अब बात आती है संपत्तियों का समूह क्या है। देखो, पूरी संपत्तियों का एक ब्लॉक बनाया है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा हर एक ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन की मूल्यह्रास की दर क्या है। ब्लॉक कैसे बनाया जाता है? जैसे आज बिल्डिंग है, अब हमारे पास में 5 रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो वो 5 संपत्तियां नहीं है। उन 500 का एक ब्लॉक बनेगा, समूह बनेगा, जिसमें 5 बिल्डिंग की लागत को जोड़कर लिखा जाएगा, और फिर मूल्यह्रास पूरे समूह पे मिलेगा, अलग अलग संपत्ति पे नहीं मिलेगा। तो संपत्तियों का एक ब्लॉक बनाया जाता है, समूह बनाया जाता है, और उस समूह पर ही आपको मूल्यह्रास की छूट दी जाती है। एक तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो संपत्ति आपने पिछले वर्ष खरीदी है, जिसको आप गत वर्ष कहते हो, उसमें आप मूल्यह्रास कितने टाइम का दोगे? देखो, यदि संपत्ति का प्रयोग 180 या उससे अधिक दिनों के लिए हुआ है, तो फिर पूरे साल का मूल्यह्रास लगाया जाएगा। और यदि संपत्ति का प्रयोग 180 दिनों से कम के लिए हो रहा है, 180 दिन से कम, तो 180 दिन से कम के लिए यदि संपत्ति का प्रयोग होगा, तो फिर उस स्थिति में आप मूल्यह्रास आधा लगाओगे। ये बात भी विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तीसरी बात, किसी भी बिजनेस के लिए मूल्यह्रास छूट लेने की बाध्यता है, कंपल्सरी है, उसको मूल्यह्रास की छूट लेनी ही पड़ेगी। मान लो कोई बिजनेस ये चाहता है कि नहीं साहब, हम तो मूल्यह्रास की छूट लेना ही नहीं चाहते, तो उसके चाहने से कुछ नहीं।
इनकम टैक्स एक्ट कहता है आपको मूल्यह्रास की छूट तो लेनी ही पड़ेगी। तो ये बाध्यता है, कंपल्सरी है कि आपको अपनी संपत्तियों, व्यापार की संपत्तियों पर मूल्यह्रास की छूट लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई मूल्यह्रास की अलग अलग संपत्तियों पर दरें क्या है, किस दर से मूल्यह्रास जो है वो लगाया जाता है। ब्लॉक के बारे में आपको बता ही चुका हूं मैं कि अलग अलग ब्लॉक बनाए जाते हैं और उस ब्लॉक के ऊपर आपको मूल्यह्रास की छूट दी जाती है। तो अभी देखो एक टेबल बनाता हूं मैं, इस टेबल में अलग अलग दरें लिखूंगा मैं, वो ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि कौन सी संपत्तियों पर किस दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है। सबसे पहले तो बात करते हैं बिल्डिंग्स की, भवन। भवन में पहली कैटेगरी है मुख्य रूप से रहने के काम आने वाले भवन। मतलब जो बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पज की है, रहने के लिए काम आ रही है, उसके ऊपर मूल्यह्रास की जो दर है वो 5% है। रहने के काम आ रही है वो मूल्यह्रास की दर कितनी है, 5% है। उसके बाद में रहने के अलावा अन्य कार्य के लिए प्रयुक्त भवन, जैसे मान लो हमारा गोदाम बना रखा है, ऑफिस बना रखा है, तो उसमें रहने के तो काम आते नहीं है, अन्य कार्यों के लिए काम आ रहे हैं, तो उनके ऊपर मूल्यह्रास की छूट जो है वो 10% दी जाती है। और एक होता है अस्थायी भवन, या जिसको आप लकड़ी का ढांचा कहते हो। अस्थायी भवनों पर मूल्यह्रास की छूट 40% दी जाती है। ये तो बात हो गई भवन की। तो भवन में 3 तरह के मूल्यह्रास की दरें हैं, ये तीनों आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं फर्नीचर एवं फिटिंग्स। फर्नीचर और फिटिंग्स पे मूल्यह्रास की जो दर है वो 10% है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है। उसके बाद आती है प्लांट एवं मशीन। प्लांट एवं मशीन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अलग अलग दरें, अलग अलग पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स है कि आप याद रख ही नहीं सकते। आप छोड़ो, मैं भी नहीं रख सकता। इसलिए जो सिलेक्टेड पॉइंट्स है, जो काम के हैं हमारे, केवल उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, बाकी बात करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। तो देखो प्लांट एवं मशीनों में एक तो हम बात करते हैं कि समुद्री जहाज। पहले तो मैं लिख देता हूं, देखो अन्य प्लांट एंड मशीन। अन्य का मतलब है जो अभी नहीं लिखूंगा, उनके अलावा जो भी प्लांट एंड मशीन है उनके ऊपर 15%। ठीक है ना। अब जो लिख रहा हूँ वो अन्य लिख रहा हूँ, तो उनके ऊपर रेट अलग है, बाकी सारी प्लांट और मशीनों पर 15% रेट है। तो समुद्री जहाज वगैरह जो होते हैं, जो पानी में चलने वाले हैं, उनके ऊपर मूल्यह्रास की दर जो है वो 20% है। पानी में चलने वाले जहाज वगैरह जो है उनके लिए मूल्यह्रास की दर है 20%। उसके बाद में किराए पर चलाई गई टैक्सी, भाई हमने कोई टैक्सियाँ खरीद रखी है, वो भी हमारी संपत्ति है, व्यापार कर रहे हैं, किराए पे चला रहे हैं, तो किराए पर चलाई गई टैक्सियों के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा मोटर कारें कई तरह की है, कुछ मोटर कार, कुछ कौन सी है उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर 30% मूल्यह्रास की दर। और चौथा ब्लॉक आता है 40% का। 40% में खूब सारी चीजें होती है, लेकिन मुख्य मुख्य बात हम करते हैं। देखो एक तो एरोप्लेन, एरोप्लेन पे 40% आपको मूल्यह्रास की छूट मिलती है। जीवन रक्षक उपकरण,
लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जो होते हैं उनके ऊपर अपने को 40% मूल्यह्रास की छूट मिलती है। कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उनके ऊपर भी मूल्यह्रास की 40% छूट मिलती है। इसके अलावा पैसे में लगे करदाता की पुस्तकें, मतलब पुस्तकों पर भी 40% की छूट मिलती है बुक्स पर मूल्यह्रास की। इसके अलावा शक्ति बनाने वाले संयंत्र, पावर जनरेट करने वाले इक्विपमेंट्स, इनके ऊपर भी मूल्यह्रास की 40% छूट मिलती है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मल प्रदूषण, वायु जल मल प्रदूषण नियंत्रित करने वाली मशीनें, इनके ऊपर पहले तो 100% छूट मिलती थी, अब बुक्स में मैंने देखा है कि शायद चेंज कर दिया है, तो इनके ऊपर भी 40% छूट कर दी गई। ठीक है ना। उसके अलावा कोई मुख्य बात नहीं है। वैसे तो दुनिया भर के पॉइंट्स है इस ब्लॉग में, लेकिन मेन जो अपने काम आने वाले हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो ये एक तो मूल्यह्रास की दर है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके बाद जो अमूर्त संपत्तियां हैं जिनके ऊपर मूल्यह्रास लगाया जाना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कल बताया था कि गुडविल पे तो मूल्यह्रास लगाते ही नहीं है। गुडविल भी अपनी अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट होती है, तो गुडविल पर तो कभी भी मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता है। गुडविल के अलावा जितनी भी अमूर्त संपत्तियां हैं, चाहे कोई भी हो, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, नॉलेज है, लाइसेंस है, ठीक है ना, गुडविल के अलावा जितनी भी अमूर्त संपत्तियां हैं उनके ऊपर मूल्यह्रास की जो दर है वो 25% है। उनके ऊपर 25% की दर से मूल्यह्रास जो है लगाया जा सकता है। तो ये देखो, सारी मैंने आपको दरें बता दी है। दरें सारी याद रखनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और आगे बात करेंगे। थैंक यू।